तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं अपने जे एवीएम के जून 2019 के जो पेपर सामने थे उसके 10 से 15 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आप इस सेट ऑफ क्वेश्चन से ये जान पाएंगे कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टॉपिक तो ढेर सारे हैं हमारे, बहुत ही वॉल्यूमिनस सिलेबस है इसका। तो आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बेस्ड है एलसी पे। दोस्तों, एवीएम में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट पे बेसिकली केस स्टडी पूछा गया था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार का केस स्टडी था। इसमें लीड टाइम दे रखा था 10 दिन का, ट्रांजिट पीरियड दे रखा था 20 दिन का, यूजांस पीरियड था 6 मंथ का, और एनुअल कंजम्पशन ऑफ गुड दिया था 6 करोड़, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो दे रखा था आपको 1 करोड़। तो हमसे पूछा गया था कि एलसी लिमिट अप्रेजल कितना होगा। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर, अपने इस चैनल पे एलसी लिमिट को निकालना आप लोगों को सिखाया था। तो जिन लोगों ने मेरा बीएफएम का सेशन देखा है, उसमें मैंने ये समझाया था कि एलसी लिमिट को कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली इसमें 3-4 पार्ट पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी बताओ। 5 क्वेश्चन था इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग सभी पांचों क्वेश्चन को हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी पार्ट को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि एलसी का जो एवरेज प्राइस होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मंथली गुड्स कंजम्पशन। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, जिसे ईओक्यू कहते हैं। ईओक्यू बेसिकली वो क्वांटिटी का ऑर्डर होता है जो कि मंथली हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो हमारा ईओक्यू होता है। और तीसरा होता है दोस्तों सोर्स ऑफ सप्लाई। ये 3 फैक्टर हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करती हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, कैलकुलेशन पार्ट का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहला चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी। इसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाई एन। ये 12 क्या है, तो 12 मंथ्स है। दोस्तों, यहाँ एन क्या है? एन है हमारा नंबर ऑफ एलसी ओपन, यानी कि कितना लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया। तो दोस्तों, नंबर ऑफ लेटर क्रेडिट ओपन का फॉर्मूला सिंपल है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि मान लीजिए कि एनुअल कंजम्पशन है हमारा, एनुअल कंजम्पशन मान लीजिए 10 लाख का है किसी भी आइटम का, और हम मंथली जो ऑर्डर कर रहे हैं वो 1 लाख ऑर्डर कर रहे हैं। तो बताइए कितना बार एलसी हमें लेना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, 10 को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलसी ऑपरेंड का फॉर्मूला याद रखिएगा, वो होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। और इस कैपिटल एन को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप क्या है कि हमें एलसी आउटस्टैंडिंग एट अ पार्टिकुलर टाइम निकालना है। वो क्या होता है? उसको निकालने के लिए आप लोग लीड टाइम प्लस ट्रांजिट टाइम प्लस यूजांस टाइम तीनों को ऐड कीजिए। दोस्तों, यदि इसके बारे में डिटेल जानना है तो मेरे बीएफएम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने एलसी पे पूरा का पूरा एक केस स्टडी आप लोगों को समझाया था कि लीड टाइम क्या होता है, ट्रांजिट टाइम क्या होता है और यूजांस टाइम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये इन तीनों को यदि आप जोड़ देंगे तो आपको ये निकल जाएगा कि किसी पार्टिकुलर समय पे कितना एलसी आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको जो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन में आप जरा डाटा को देखिए। लीड टाइम है 10 दिन का, ट्रांजिट पीरियड है 20 दिन का, और यूजांस पीरियड है 6 महीने का। एनुअल कंजम्पशन दे रखा है 6 करोड़, और एनुअल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 1 करोड़। तो दोस्तों, ये केस स्टडी में 5 क्वेश्चन था। पहला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि बताओ कितना एलसी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल एन पूछा गया था, नंबर ऑफ एलसी कितना ओपन होगा। तो दोस्तों, नंबर ऑफ एलसी का फॉर्मूला क्या है? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो टोटल कंजम्पशन हमारा कितना है? 6 करोड़, और ईओक्यू कितना है हमारा? 1 करोड़। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन का वैल्यू मिलेगा हमें 6। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट था उस केस स्टडी का, जिसमें पूछा गया था कि एलसी का फ्रीक्वेंसी बताना है हमें। तो दोस्तों, एलसी का फ्रीक्वेंसी बताने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि 12 डिवाइडेड बाय एन कर लीजिए आप। तो 12 क्या है हमारा? नंबर ऑफ मंथ। ऑब्वियस ही बात है, यदि मान लीजिए, इसका मतलब समझिए आप कि 6 एलसी एक साल में यदि ओपन कर रहा है, ओपन किया जाएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ऑब्वियस करेक्ट आंसर है 2 महीना। हर एक 2 महीने पे एक एलसी ओपन किया जाएगा, यही तो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है? 12 डिवाइडेड बाई 6 करना है, जो कि आपको टू मंथ्स आंसर देगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था कि टोटल आउटस्टैंडिंग टाइम बताना था। देखिए, इसी तरह केस स्टडी बनता है। आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों, टोटल आउटस्टैंडिंग टाइम निकालना था। वो कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल था, आप लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम और यूजांस टाइम तीनों को जोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए, लीड टाइम कितना है? 10 दिन, 20 दिन, यानी कि 1 महीना हो गया, और 6 महीना का यूजांस पीरियड है। तो 6 1 7 महीना। तो टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड निकल गया हमें 7 महीना। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद पूछा गया एलसी लिमिट बताओ, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने एलसी आउटस्टैंडिंग होंगे, ये कैसे पता लगाइएगा? तो बहुत ही सिंपल है। 7 महीना है आउटस्टैंडिंग टाइम, ठीक है।
उसे आप क्या करेंगे, उसे आप उसके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2 ये आपको दे देगा 3.5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्विवेलेंट है। यदि इसका राउंड ऑफ किया जाए तो आपको 4 मिल जाएगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 एलसी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब हमसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एलसी का लिमिट निकालना। तो एलसी का लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना एलसी आउटस्टैंडिंग है जो कि 4 है, उसको उसके एक एक वैल्यू से, एक का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 करोड़ है। देखिए क्वेश्चन में लिखा था, आपको दे रखा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 1 करोड़। तो उसका एक एलसी का वैल्यू है 1 करोड़, उसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसी का लिमिट मिल जाएगा। यानी कि 4 एलसी मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ विच इज इक्वल टू 4 करोड़। सो दिस इज द लिमिट ऑफ एलसी। So friends, this way we have discussed all the 5 questions which is belongs to this particular case study. तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला केस स्टडी आज के सेशन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया था, एक द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, एक तरफ हमारे पास कुछ सुपरवाइजरी, क्लेरिकल, टॉप मैनेजमेंट, अनस्किल्ड ये दिया हुआ है, और एक तरफ उन्हें क्या मिलता है, उन्हें जो रिवार्ड्स मिलता है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एवीएम के मॉड्यूल सी का है। आप मेरे मॉड्यूल सी के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने इसी क्वेश्चन को समझाया अच्छे तरीके से। तो देखिए, सुपरवाइजरी के सामने रिमनरेशन लिखा हुआ है, क्लेरिकल के सामने सैलरी लिखा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट के सामने रिमनरेशन लिखा हुआ है, और अनस्किल्ड के सामने वेजेस लिखा हुआ है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। मैं अपना नोट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने पेड मेंबरशिप लोगों को प्रोवाइड किया है। देखिए, टाइप ऑफ कॉम्पेंसेशन टॉपिक से है ये। तो दोस्तों मैंने नोट्स में शेयर किया था कि जो एक होता है मैनेजेरियल में टॉप हो, ये मिडिल हो या जूनियर हो, उन सभी को मिलता है रिमनरेशन। जो सुपरवाइजरी और क्लेरिकल होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, उन्हें मिलता है सैलरी, और जो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड होते हैं, उन्हें मिलता है वेजेस। तो ये कॉम्पेंसेशन का टाइप्स है जो कि डिफरेंट हायरार्कियल ऑर्डर में मिलता है। तो दोस्तों जरा आप देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला था सुपरवाइजरी। तो सुपरवाइजरी के सामने रिमनरेशन लिखा हुआ है, तो ये तो साफ गलत है। क्लेरिकल के सामने सैलरी लिखा हुआ है, ये सही है। टॉप मैनेजमेंट के सामने रिमनरेशन लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। और अनस्किल्ड के सामने वेजेस लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपरवाइजरी को रिमनरेशन नहीं मिलता है, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें मिलता है सैलरी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो मैंने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया था वो कितना इफेक्टिव है, उसी से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनी सप्लाई एंड डिमांड कर्व से था। और फ्रेंड्स ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन था, तो आप समझ सकते हैं ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए, हमारे सामने एक ग्राफ है जिसके वाई एक्सिस पे प्राइस है और जिसके एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं एक हमारा डिमांड कर्व है जो कि नेगेटिव स्लोप का है, और एक हमारा सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिव स्लोप का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन ये था कि एक्स एक्स डैश का क्या मतलब है, वाई वाई डैश का क्या मतलब है, और सी का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जिन लोगों को ये ग्राफ मैंने अपने वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ मैंने अपनी पीडीएफ में भी शेयर किया था, जो पेड मेंबरशिप के इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उन्हें ये पीडीएफ दिया गया है, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक सी पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। और देख सकते हैं कि 30 रुपीज़ के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसके ऊपर हमारा सरप्लस होता है और उसके नीचे हमारा शॉर्टेज होता है। तो दोस्तों जो हमारा एक्स एक्स डैश है वो हमारा क्या है, वो सप्लाई है, वो सरप्लस है। जहाँ तक बात आती है वाई वाई डैश की, तो वो हमारी आती है शॉर्टेज की, और सी पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन, सरप्लस, शॉर्टेज और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन था लिमिट से रिलेटेड। देखिए, लिमिट्स था, हमें दे रखा था 40 लाख, स्टॉक दे रखा था 50 लाख। ये हमारा क्रेडिट डिलीवरी से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो वैरायटी का है, आपको हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कर रहा था कि लिमिट दे रखा है 40 लाख, स्टॉक दे रखा है 50 लाख का, क्रेडिटर दे रखा है 10 लाख का, और मार्जिन दे रखा है 30%। तो हमसे ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो दोस्तों ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन का पीडीएफ मैंने शेयर किया था अपनी क्रेडिट डिलीवरी वाले चैप्टर में, कि ड्राइंग पावर कैसे निकालते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा पीडीएफ लिया है, जिन लोगों के मेंबर बने हैं, तो उनको भी पता होगा ड्राइंग पावर कैसे निकाला जाता है, और जिन्होंने मेरा वीडियो भी देखा है वहाँ भी मैंने समझाया था। आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ड्राइंग पावर का पहले फॉर्मूला होता है, आपको सबसे पहले लिमिट दे रखा है 40 लाख का। सबसे पहले स्टॉक कितना का है, 50 लाख का स्टॉक है। उसमें से आप क्या कीजिएगा, क्रेडिटर के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। क्रेडिटर कितना है हमारा 10 लाख, तो स्टॉक में से क्रेडिटर आप घटाइए तो आपको टोटल मिलेगा वो 40 लाख मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिक्योरिटी वैल्यू। अब क्या कीजिए, मार्जिन जो है 30% दे रखा है, तो 30% आप निकालिए 40 लाख का, जो कि मिल जाएगा 12 लाख। तो दोस्तों, ये हमारा मार्जिन है। ये मार्जिन क्या होता है आपको पता होगा कि बोरोवर का कंट्रीब्यूशन को ही हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ड्राइंग पावर कितना है। तो ड्राइंग पावर सिंपल है, आपको टोटल अमाउंट में से मार्जिन को घटा देना है, यानी कि सिक्योरिटी वैल्यू में से मार्जिन को घटा देना है, वही तो हमारा ड्राइंग पावर होता है। तो दोस्तों, हमारा सिक्योरिटी वैल्यू है 40 लाख का और मार्जिन है 12 लाख का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 लाख आएगा। ये हमारा ड्राइंग पावर है। हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि ड्राइंग पावर का वैल्यू सैंक्शन लिमिट से हमेशा कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, सैंक्शन लिमिट है हमारा 40 लाख और ये हमारा ड्राइंग पावर आ रहा है 28 लाख, तो ये ऑलरेडी कम है। देखिए, बहुत बार होता है कि आंसर निकाल लेते हैं और हमारा सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है और ऑप्शन में वो भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग पावर इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट। चलिए, तो करेक्ट आंसर है 28 लाख इसका। मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी पूछा गया था एएनबीसी पे, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस सेशन के थ्रू इस एएनबीसी के क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली सीआरआर वाले टॉपिक से है, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से टॉपिक से है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर XYZ बैंक हैज टोटल एडवांस दे रखा है 8,000 करोड़। एएनबीसी दे रखा है। एएनबीसी होता क्या है दोस्तों, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को एएनबीसी कहते हैं। वो दे रखा है 75,000 करोड़। एग्रीकल्चर एडवांस दे रखा है 13,500 करोड़। एमएससी एडवांस 5,000 करोड़। विकर सेक्शन एडवांस 8500 करोड़ और टोटल प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस दे रखा है 29,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें कुछ, इस जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एडवांस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 12,500, सब कुछ करोड़ में दिया हुआ है, 13,000, 13,500 और 14,000। तो हमसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर एडवांस का वैल्यू कितना होगा, टारगेट कितना है। ठीक है दोस्तों, आइए, बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। तो दोस्तों देखिए, एग्रीकल्चर एडवांस कैसे निकालेंगे आप, इस 75,000 का 18% निकाल लीजिए। ये 75,000 क्या है, तो देखिए 75,000 है हमारा एएनबीसी, और आपको पता होगा ये एक टेबल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। तो 18% किसे दिया गया है, एग्रीकल्चर एडवांस को दिया गया है टारगेट। ये आपको पता होना चाहिए, किसका 18%, तो एएनबीसी का 18%। दिस डाटा यू शुड नो about priority sector lending. So 18% of 13,500, sorry, 18% of 75,000 will give you 13,500। तो दोस्तों, ये 13,500 करोड़ हमारा क्या है, टारगेट है एग्रीकल्चर एडवांस का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट फॉर एमएससी एडवांस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो दोस्तों, एमएससी एडवांस के बारे में टारगेट पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो इसका ये आप तभी बता पाइएगा जब आपको इसका परसेंटेज याद हो। ठीक है, तो करना क्या है कि एक बार आरबीआई कहीं से भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, और मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक वीडियो भी बनाया है, वहां से आप जाकर एक बार चार्ट को देखिए। तो मैं बता भी देता हूँ कि एमएससी एडवांस के लिए जो टारगेट दिया गया है वो कोई टारगेट नहीं है, देयर इज नो टारगेट, राइट। सो एमएससी एडवांस के लिए कोई टारगेट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो सच टारगेट फॉर एमएससी। तीसरा था क्वेश्चन कि वीकर सेक्शन एडवांस के लिए कितना टारगेट दिया गया इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो फ्रेंड्स, वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है वो है 10%। ठीक है दोस्तों, तो 10% किसका, एएनबीसी का। एएनबीसी कितना है हमारा 75,000, तो 75,000 का 10% निकालिए तो आपको मिल जाएगा 7500। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस का टारगेट पूछा गया था अमाउंट के टर्म्स में। आपके सामने चार ऑप्शन है, 15,000, 22,500, 30,000 और 35,000, 37,500। तो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के बीच में टारगेट क्या होगा, तो वो 40% है। ठीक है, 40% किसका, एएनबीसी का, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। तो 75,000 का 40% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 30,000, तो वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस किया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, यदि आपको, आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड ज़्यादा चांस है क्वेश्चन को आने की, यानी कि ये जो हमारा एमसीक्यू का सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरे पास इसी तरह के जून के या उसके पहले दिसंबर के और जून के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो नीचे जाइए, एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको इसका पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कंपोनेंट ऑफ एमसीएलआर। अब देखिए, एमसीएलआर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एमसीएलआर का कंपोनेंट्स क्या क्या होगा। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग कॉस्ट,
ऑप्शन बी है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑप्शन 3 है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, और ऑप्शन 4 है टेनर प्रीमियम। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है 1 and 2 ओनली, 2 3 and 4 ओनली, 1 2 3 4 ओनली एंड 1 to 4 ओनली। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये मैं अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, और उस प्रकार से आपको इसे एलिमिनेट करना है। आइए सबसे पहले इसके पीछे कंसेप्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप जरा बुक खोलिएगा अपना क्रेडिट, ये जो हमारा ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट टॉपिक है, मॉड्यूल डी का पहला चैप्टर, उसमें देखिए MCLR के बारे में लिखा हुआ है। MCLR कंप्राइजेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनर पेमेंट, और इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। बस हमसे यही पूछा गया क्या क्या आता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड आता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 तो करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR है, तो देखिए 2 भी करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा 1 में है, और लास्ट है टेनर पेमेंट यानी कि D में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी के सभी इसके कंपोनेंट्स हैं, तो करेक्ट आंसर है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको MCLR का कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ उसे आप लोग हाईलाइट करके रखिए, ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन यहीं से आने का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन हमारा सैम्पलिंग से क्वेश्चन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से पूछा गया था कि पॉपुलेशन साइज दे रखा है 200 और सैंपल का साइज दे रखा है 50, तो हमें सैम्पलिंग इंटरवल पूछा गया था कि सैम्पलिंग इंटरवल बताओ क्या है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है कि पॉपुलेशन का साइज दे रखा है 200, उसमें से आप सैंपल के साइज को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एक सैंपल साइज, एक सैम्पलिंग इंटरवल मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन साइज है 200 डिवाइडेड बाई 50, आपको आंसर मिलेगा 4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था कि मैच द फॉलोइंग अबाउट हॉर्न इफेक्ट, लीनियंसी एरर, सेंट्रल टेंडेंसी एरर एक्सेट्रा। और देखिए एक तरफ था हमारा लीनियंसी एरर के सामने लिखा था रेटिंग इज लीनियंट ऑब्लिक इजी, हॉर्न इफेक्ट के सामने था रेटिंग इज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, और सेंट्रल टेंडेंसी के सामने ऑप्शन था रेटिंग इज ऑफ मीडियम कैटेगरी। तो दोस्तों ये करेक्ट लिखा हुआ है। आइए जरा समझ लेते हैं ये होता क्या है ये सब। तो दोस्तों देखिए हेलो इफेक्ट हमारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन इसे रिपीट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। हेलो इफेक्ट है हमारा अ टेंडेंसी टू अलाउ वन ट्रेट और कैरेक्टर ऑफ एन एम्प्लॉय टू इन्फ्लुएंस द असेसमेंट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। आप AVM का मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 24 में चले जाइए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का एक गुण होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलिए, जिसके जिसके कारण उसका असेसमेंट इन्फ्लुएंस होता है। आप किसी एम्प्लॉय को हाईली रेट कर रहे हैं या लो रेट कर रहे हैं, वो हेलो इफेक्ट डिसाइड करता है। दूसरा है हमारा लीनियंसी। ये क्या होता है, ये एक सुपीरियर का टेंडेंसी होता है, ठीक है, कि वो अप्रेजल के साथ इंटरफेयर करता है और इसी कारण असेसमेंट भी हमारा प्रभावित होता है। ठीक है, ओके। तीसरा है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू असाइनिंग एवरेज रेटिंग टू ऑल द एम्प्लॉय विदाउट प्रॉपरली इवैल्यूएट। तो अब हम लोग इसमें करते क्या है कि एम्प्लॉय का प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, रेदर हम लोग उसको एक एवरेज रेटिंग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी प्रॉब्लम है। और लास्ट है हमारा सिमिलर एरर। सिमिलर एरर इज द टेंडेंसी ऑफ कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विद वन सेल्फ ऑन वेरियस ट्रेट एंड पैरामीटर, दोज हु अलाउ द सिमिलर कैरेक्टर आर नॉर्मली रेटेड हाई। तो फ्रेंड्स ये 4 तरह के एरर को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, आज का सेशन। मैंने कुल मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि कोई सुझाव आपकी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन लोगों को इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो AVM का हो, BFM का हो, आप लोग जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो मेंबर को ही मिलेगा, जो मेरे चैनल के मेंबर बनेंगे उन्हीं को वो PDF मिलेगा, और बाकी जो हमारा और भी सेशन है उसका ही PDF मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।